हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MYR मैथ्स फाई रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन का रिवीजन, है ना। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, इसकी 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने लघु उत्तरीय प्रश्न तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसी श्रेणी में हमारा पहला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है ना। इसको हम IMP मार्क करेंगे। क्या है प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जी सवाल है। और जी बहुत इम्पोर्टेंट भी सवाल है ना। IMP इस अध्याय में हम बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। तो इस सवाल को हल करने से पहले अपन को 2-3 बातों का पता होना चाहिए, है ना। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ज्ञान ना होने पर इस सवाल को हम अच्छे से नहीं समझ सकते। कर तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हम 2-3 टर्म 2-3 बातों का पढ़ते हैं, 2-3 बातों को पढ़ते हैं कि वो क्या हैं। तो देखो, इस सवाल को हल करने पे अपन को सबसे पहले क्या करना है। इस सवाल में हमें क्या दिया गया है कि करणी 5 बताना है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मान के चलेंगे कि करणी 5 एक परिमेय संख्या। पूछा क्या उसने? अपरिमेय। हम मान के चलेंगे कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। फिर अपन, है ना, क्या करेंगे, इसमें जो अपन मान के चलेंगे उसी को गलत साबित कर देंगे। मतलब हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है और अपन खुद को ही गलत साबित, नीचे हल करके खुद को गलत साबित कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि संख्याएं 2 ही प्रकार की होती हैं, परिमेय या अपरिमेय। अगर संख्या परिमेय नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी? अपरिमेय। तो पहले अपन मान के चलेंगे कि संख्या परिमेय है और फिर अपन उसको नीचे हल करके बता देंगे कि देखो यह संख्या परिमेय नहीं है। और अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी? अपरिमेय। तो एक बात ये। और दूसरी बात अपन को इसमें क्या एक शब्द आएगा जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम समझा देते हैं। सह अभाज्य। क्या आएगा एक प्रश्न? सह अभाज्य। इसका मतलब होता है, सह मतलब साथ में। इसका मतलब समझ गए होंगे कि संख्याएं कितनी होंगी? 2 संख्याओं का एक जोड़ा होगा। तो सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो। महत्तम समापवर्तक 1 होने का मतलब है ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 से भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं सहअभाज्य संख्या। आप समझ गए होंगे, है ना। यदि हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब है भी दोनों संख्याएं केवल 1 से विभाजित होगी। मतलब केवल और केवल उनमें 1 का भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे हमने लिखा 4 और 5, है ना जी। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। हम लिख दें 8, 9 सह अभाज्य संख्याएं। इनका HCF कितना है? 2। जैसे हम लिखें 8 और 10, ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका HCF क्या है? इसका HCF 1 नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से भाग जा रहा। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि HCF 2 होता है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होती। क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? केवल और केवल जिनका HCF 1 होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें एक शब्द जी पढ़ने को मिलेगा। हमने बता दिया सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। समझ पाए हो? चलो, बस इन दोनों बातों से हमारा क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं अपन सवाल। तो हल करते हैं सवाल को। तो क्या हल करना है? हमने आपसे पहले ही बताया है कि अपन को क्या ज्ञात करना है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन क्या मान के चलेंगे कि माना
करनी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि करनी 5 हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या मानी है, तो ये कैसी होनी चाहिए, p बटे q के रूप में होनी चाहिए, है ना। p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप की होनी चाहिए, p बटे q के रूप की होनी चाहिए। अब हम ये नहीं बोलते कि p और q ही हो, आप कोई सी भी अक्षर ले सकते हैं, a बटे b भी लिख सकते हो, c बटे d भी लिख सकते हो, m बटा n लिखते हो, r बटा s कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो अपन लिखते हैं कि माना, है ना, कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है जिसमें जो लिख देते हैं, जो a बटा b ले लेते हैं ना, a बटा b रूप की है, जहां a और p, a और b, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं होने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसी होंगी, कि a और b में केवल और केवल किसका, एक का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। तो देखो इसको सह अभाज्य संख्याएं क्यों बोलना आवश्यकता है ना, क्यों वो हम ऐसा समझते हैं ना, कि हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बोला है, करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो वो किस रूप की होगी, a बटा b रूप की होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको a बटा b के रूप में क्यों लिख रहा है और इसको सह अभाज्य संख्याएं ही क्यों बोला है। हम पूर्णांक, हम ये बोल सकते थे कि पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, और कुछ और भी सम संख्याएं भी बोल सकते थे, कुछ और भी बोल सकते थे। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं इसलिए बोला है क्योंकि ये कैसी होनी चाहिए हमेशा, जो क्योंकि हमने माना है करनी 5 एक परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या हमेशा कैसी होती, बटे के रूप में होती हैं, वो हल नहीं हो सकती। जैसे मान लो हम इनको पूर्णांक बोल देते, a और b को हमने क्या बोल दिया, पूर्णांक, तो पूर्णांक तो 15 भी है, और b a बराबर मान लो पूर्णांक तो 15 भी है, और b बराबर यदि 5 हो जाता, तो 5 से यदि हम भाग लगा देते तो 5 दिया क्या हो जाता, 15, क्या हो गया 3, रह पाएंगे क्या वो परिमेय संख्या बटे के रूप में, है ना। तो इसलिए इनको सहअभाज्य संख्याएं बोला है, क्योंकि सहअभाज्य होंगी तो इनमें ये एक दूसरे से कभी कटेंगी नहीं, और ये कैसी होंगी, एक दूसरे के बटे में ही होंगी, और बटे में होंगी तभी तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगे ना। इसलिए हमने ए और बी को क्या बोला है, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि सहअभाज्य होंगी तो इनका एसटीएफ क्या होगा, ए और बी। तो करनी 5 क्या है, a बटे b के रूप की है, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं होने का मतलब है कि a और b में केवल और केवल एक से भाग जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में अपन क्या करेंगे कि हमने बता दिया a और b सहअभाज्य संख्याएं, मतलब केवल और केवल एक से विभाजित होंगी। इस सवाल को अपन हल करने के बाद उसमें बता देंगे कि देखो a और b केवल एक से विभाजित नहीं है, वो किसी दूसरी संख्या, 5 ही आएगी, वो किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हैं। अगर वो दूसरी संख्या से विभाजित हैं तो फिर वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह पाएंगी, और यदि वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह पाएंगी तो वो हमने बोला है कि वो करनी 5 के बराबर है, तो वो परिमेय संख्याएं भी नहीं होंगी, और जब वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय नहीं होगी तो हम बता देंगे कि ये अपरिमेय। चलो करते हैं, जहां एक बार और लिख देते हैं, a b सहअभाज्य संख्या है, जो कि चल रहने दो उसको, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, b बटे में है, इस साइड आएगा तो गुणा में, क्या हो जाएगा, b√5 बराबर a। अब क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अपन वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कर दो, b और करनी 5 का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो हम इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग और करनी 5 का वर्ग होगा, दोनों पर वर्ग जाएगा, तो वर्ग अंदर जाएगा तो b पर भी जाएगा, और करनी 5 पर जाएगा तो वर्ग से करनी कट जाती है, अपन जानती है, तो ये अपनी करनी काट लेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर a का वर्ग, या ऐसा भी लिख सकते हैं b का वर्ग गुणा 5 बराबर a का वर्ग। तो यहाँ देखिए
हम क्या कह सकते हैं कि जो ए का वर्ग है, ए का जो वर्ग है वो किससे मिलकर बन रहा है, बी का जो वर्ग होता है, या फिर हम ऐसे इसको ऐसा लिख लो, चलो हटा, बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग, जी बटे में 5 है, गुणा में 5 है, इस साइड आएगा तो वो बटे में आ जाएगा, इस साइड गुणा में था, इस साइड आया तो बटे में। यहाँ से आप क्या देख पा रहे होगे, जो बी का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, ए के वर्ग में 5 से भाग लगाने के बराबर है। मतलब ए के वर्ग में यदि हम 5 से भाग लगाते हैं तो वो क्या बनता है, बी का वर्ग बनता है ना। तो हम ऐसा भी हम यह कह सकते हैं, है ना, एक प्रमेय है, अध्याय 1 में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, यदि कोई संख्या जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो हमारे कहने का मतलब है क्या है प्रमेय, यदि कोई संख्या, तो यहाँ पर कोई संख्या क्या है 5, यदि कोई संख्या जो कि क्या हो, एक अभाज्य हो तो 5 अभाज्य भी है। यदि कोई संख्या जो कि एक अभाज्य है, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, मतलब ए के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तभी तो बी का वर्ग बनेगा। तो ए के वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी, ए के वर्ग को विभाजित करेगी तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम प्रमेय लिख देते हैं, यदि 5 जो कि क्या है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि 5 ए के वर्ग को, जी प्रमेय है, ए के वर्ग को विभाजित करती है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। समझ पाए, मतलब यदि 5 का भाग ए के वर्ग में जा रहा है, और हम देख पा रहे हैं बी का वर्ग कब बनता है, बी का वर्ग कब बनता है, जब ए के वर्ग में भाग जाता है 5 का, है ना। तो यदि 5 ए के वर्ग को विभाजित कर रही, आप देख पा रहे होंगे कि 5 ए के वर्ग को विभाजित करेगी। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो यहीं पर रहने दो, है ना, कैसे कि ए का जो वर्ग है, ए का वर्ग कब बनता है, 5 का गुणा होने पर, जब 5 का बी के वर्ग में गुणा होता है, देखो जब 5 का गुणा बी के वर्ग में होता है तब क्या बनता है, ए का वर्ग बनता है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के गुणा से बन रही, मतलब ए का वर्ग किसके गुणा से बन रहा है, 5 का गुणा करते हैं किसी में तब ए का वर्ग बनता है, तो वह ए से तो वह 5 से विभाजित भी होगी, क्योंकि जो ए का वर्ग है 5 के गुणा से बन रहा है तो ए का वर्ग 5 से विभाजित भी होगा, है ना। तो यदि 5 जो कि एक अभाज्य संख्या ए के वर्ग को विभाजित करती है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, जी प्रमेय बोलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, ए में 5 का भाग जा रहा है, मतलब ए 5 से विभाजित है। अब हम क्या सिद्ध कर दें कि बी भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बराबर क्या रख दें, ए बराबर हम रख दें 5c। आप बोलोगे सर जी कहाँ से आया, जी कहाँ से आया ए बराबर 5c, तो जी हमने क्या किया है, माना है। आप बोलोगे सर ऐसे कहीं भी मान सकते, नहीं मान सकते, लेकिन क्यों माना है उसको समझो। क्योंकि हमने क्या देखा है कि ए 5 से विभाजित है। हमने ए बराबर 4c क्यों नहीं लिखा, 3c क्यों नहीं लिखा, 2c क्यों नहीं लिखा, या आप बोलोगे सर c क्यों लिखा, कुछ और, हाँ c की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, p लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि a 5 के गुणा से बनता है। ए का वर्ग किससे बन रहा है, 5 के गुणा से, मतलब ए के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है ना, तो ए में भी 5 का भाग जाएगा। तो जो ए जो है, यहाँ से हम जानते हैं ए जो है, ए में 5 का भाग जा रहा है, मतलब ए जो है 5 के गुणा से बना होगा। हम जी बात क्या बोल रहे हैं बार बार, एक बार समझ लो। जैसे हमने एक संख्या लिखते हैं, जैसे ये लिखा 30 गुणा हमने क्या लिख दिया, 5 गुणा 6। तो देखो जी 30 क्या है, अगर 5 का गुणा होता है 6 में तब 30 बनता है,
तो 30 में 5 का भाग जाएगा। अब बोले सर उसमें तो 10 का भी जाता। हाँ, तो हम ये नहीं बोला कि 10 का नहीं जाएगा, किसी और अन्य संख्या का जाए इसमें भाग, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें जी यथावत बिल्कुल पता है ना, हम 100% जी बात बोल सकते हैं कि 30 में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि जो 30 है वो 5 के गुणा से बनता है। तो किसी और संख्या का भाग जाए चाहे ना जाए, जिन दो संख्याओं के गुणा से बन रहा है उन दो संख्याओं का तो भाग जाएगी जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखो कि a का वर्ग 5 का गुणा होने से बन रहा है। 5 का गुणा किस में हो रहा है उससे मतलब नहीं, 5 का गुणा होने पर क्या बनता है, a का वर्ग। तो a का वर्ग 5 से विभाजित है। और फिर में क्या बोलती है, यदि a का वर्ग 5 जो कि यदि 5 जो कि एक अभाज्य संख्या a के वर्ग को विभाजित करती है तो 5 a को भी विभाजित करेगी, है ना। तो a 5 से विभाजित है। अगर a 5 से विभाजित है इसका मतलब a में 5 से विभाजित होने का मतलब है a में 5 का भाग जा रहा है, तो a 5 के गुणा से बना होगा। तो हमने क्या लिख दिया, a बराबर 5, गुणा में क्या लिखा है c की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, m लिख दो, n लिख दो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पता है कि a जो है वो 5 से विभाजित है और किसी का पता नहीं। तो a बराबर हमने क्या मान लिया, 5 यहाँ पर रख दो। तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग गुणा 5 बराबर, ऐसा लिख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो b का वर्ग गुणा 5 बराबर a का मान कितना है, 5c, तो 5c का होल वर्ग, है ना, 5c का होल वर्ग। इसको करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ का मिटा रहे हैं, क्या है कि b का वर्ग गुणा 5, हमने क्या किया यहाँ पर जी ज्यों कहते हो a की जगह क्या रख दिया, 5c। तो इसको हल करेंगे, यहीं देख लो। तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग गुणा 5 बराबर जी वर्ग अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग 25 गुणा c का वर्ग करेंगे तो c का वर्ग। तो हमारे पास क्या आ गया, b का वर्ग गुणा 5, है ना। इसको ऊपर देख लो, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है, b का वर्ग गुणा 5 बराबर 25 गुणा c का वर्ग। तो 5 यहाँ गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 25/5 गुणा c का वर्ग। गुणा लगाओ या ना लगाओ वो तो होगा 5×25। तो क्या बना हमारे पास, b का वर्ग बराबर 5 गुणा c का वर्ग। चलो, तो यहाँ देखो, अब जैसे यहाँ समझा था सेम बिल्कुल ऐसे ही समझना। यहाँ पर क्या समझा था, a का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा, तो यहाँ पर भी देखो जो b का वर्ग है वह 5 का गुणा होता है c के वर्ग में, तब बनता है। मतलब b का जो वर्ग जितना भी होगा, हमें नहीं पता कि b का वर्ग क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी होगा वह 5 के गुणा से बन रहा है, मतलब b के वर्ग में 5 का भाग जाएगा। तो यही प्रमेय जो प्रमेय यहाँ पर लगाई थी, है ना, जो प्रमेय हमने यहाँ पर लगाई थी, यही प्रमेय यहाँ पर फिर लग जाएगी। क्या है प्रमेय, यदि 5 जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि 5, यहाँ पर देखो 5 का गुणा c के वर्ग होता है तब भी बनता है ना। तो यदि 5 b के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। समझ पाए? तो यहाँ से हमने एक बात सीखी, क्या सीखा कि
बी जो है 5 से विभाजित है, और यहाँ पर क्या सीखा था, ए 5 से विभाजित है, मतलब ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है। और हमने क्या माना था कि ए और बी दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याएं हैं मतलब दोनों में केवल और केवल किसका भाग जाना चाहिए था, एक का भाग जाना चाहिए था, किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हमने देख लिया कि ए और बी में 5 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। यदि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याएं भी नहीं होंगी। और ये किसके बराबर है, कर्णी 5 के, तो कर्णी 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर कर्णी 5 परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं। अतः ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं हैं। तो क्या हो जाएंगी, ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अगर ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो वो क्या नहीं होंगी, ए और बी परिमेय। तो यहाँ से विरोधाभास होता है कि ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है तो कर्णी 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, समझ पाए आप लोग ये सवाल। इसी प्रकार इसमें 2 सवाल और हैं। कौन सा, कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है और कर्णी 3 भी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सेम इसी तरह बिल्कुल सवाल पूरा करना है। सिर्फ जहाँ जहाँ हमने कर्णी 5 लिखा है, अगर आप कर्णी 2 वाला करो तो वहाँ वहाँ कर्णी 2 लिख देना, और जहाँ 5 लिखा है वहाँ 2 लिखना, जहाँ कर्णी 5 लिखा है वहाँ कर्णी 2 लिखना, और ऐसे ही कर्णी 3 में। और ये दोनों सवाल आपको करने हैं। यदि ना आए, आपसे समझ में ना बने, तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इन दोनों सवालों को हम करवा देंगे। ठीक है, चल इसके बाद हम एक सवाल और करते हैं इसी के क्रम का, फिर बाकी के सवाल आप लोग करना। सवाल है इसी के जैसा, है ना। सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा पिछला सवाल किया है लगभग उसी के जैसा करेंगे। अपन क्या मानेंगे, इसको पहले हम ही मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और फिर हम खुद को ही क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे, है ना। तो अगर संख्या परिमेय नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी, अपरिमेय। तो मान लेते, माना 3 धन 2 कर्णी 5 एक
परिमेय संख्या है। माना हमने क्या माना, 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप की होती है, p/q के रूप की होती है। तो हम 3 धन 2 करनी 5 को क्या लिख देंगे, p/q लिख दो या a/b लिख दो। हमने लिख दिया a/। तो 3 धन 2 करनी 5 क्या होंगी, a और b के बराबर होंगी, जहां a और b सह अभाज्य संख्या हैं। अब सहअभाज्य आप लोग समझते हो, सहअभाज्य होने का मतलब है कि a और b जो होंगे वो कैसे होंगे कि सहअभाज्य मतलब a और b केवल और केवल 1 से विभाजित होंगे, मतलब a और b का HCF क्या होगा, 1 होगा। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जिस है ना, अपन को क्या करना है, करनी 5 यहीं छोड़ना है और बाकी सब कुछ अपन क्या करेंगे, उस साइड ले चलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 को अपन पक्षांतर कर लेंगे, 2 करनी 5 हमने यहीं छोड़ा, बराबर क्या बचा, a/b। जी 3 इस साइड प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 करनी 5 बराबर a/b, और इसके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो b का और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, b का b में भाग लाया कितनी बार गया, 1 बार, 1 का गुणा किया a में तो क्या आ जाएगा, a का a में गुणा करेंगे तो a, ऋण 1 का भाग b में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, b बार, b का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3b। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करनी 5 को अकेला छोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से करनी 5 ज्यों का त्यों, है ना, और ये 2 गुणा में था, इस साइड जाएगा तो किस में, भाग में, तो a ऋण 3b, और 2 भाग में जाएगा मतलब 2 b के क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 2b। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होती है। हमने क्या देखा कि a और b कहाँ क्या थी, सहअभाज्य संख्याएं थी, a ऋण 3b बटे 2b, a ऋण 3b बटे 2b, जी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है, अभी अपन सिद्ध कर चुके हैं, हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब जे करनी 5 जो है इसके बराबर कभी नहीं होगी, मतलब परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब यदि जे अपरिमेय है तो जे भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यदि जे अपरिमेय संख्या है इसका मतलब a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, है ना, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं होने का मतलब इनका HCF क्या हो, 1 होना था। तो ये a और b की भी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, मतलब a और b भी क्या, परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यदि a और b परिमेय संख्या नहीं है तो हमने क्या माना है कि जे इसके बराबर है, तो जे भी परिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 धन 2 करनी 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो हमने आप लोगों को बोल के समझाया है, आपको परीक्षा में वो सब कुछ क्या करना है, भाषा में लिखकर आना है। वहाँ पर नीचे पहले आपको ऐसे हल करना है, फिर भाषा में वहाँ पर क्या करना है, इसको लिख के आना है। अतः 3 धन 2 करनी 5 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। रुको, इसी में और सवाल भी हैं। चौथा सवाल है जी, आप लोग करना, जो ना बने, अगर ना बने आप लोगों से तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। हम इन सवालों को हम फिर और करवा देंगे, है ना। जी बाकी के सवाल आप लोग खुद से करना। सवाल है 1 करनी 2 सिद्ध करना है कि जी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे एक सवाल और है 7 करनी 5, इसको भी सिद्ध करना है कि दिखाइए कि जी एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल और है 3 करनी 2 सिद्ध करना है कि जी भी बिल्कुल सेम है ना। फिर अगला सवाल है 6 धन 2 करनी 2, इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल और दिया है 5 ऋण करनी 3, इसको भी सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेम पूरे सवाल एक जैसे करने हैं, मान लेना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग मान लोगे कि माना कि जी 1/2 या कोई सा भी सवाल उठाओगे कि जी एक
परिमेय संख्या है। अगर जी परिमेय संख्या है तो कैसी होनी चाहिए, P बटा क्यू या A बटा B के रूप की होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, P बटे क्यू भी लिख सकते हो या A बटे B भी लिख सकते हो, जो भी लिखो, है ना। यदि आपने A बटे B लिखा तो आप क्या लिखोगे, जहाँ A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि जब वो सहअभाज्य होंगी तभी वो बटे में रह पाएंगी। यदि आपने पूर्णांक लिख दिया तो हो सकता है एक अंश 20 हो, हर 5 हो तो 5 से 20 कट जाएगा, है ना, तो फिर वो बटे की में नहीं रह पाएंगी। इसलिए वहाँ पर लिखना है सहअभाज्य संख्या, क्योंकि सहअभाज्य संख्या होंगी तो फिर वो किसी से कटेंगी नहीं, वो बटे में ही रहेंगी, है ना। तो ऐसे लिखना है फिर, है ना। चलो एक सवाल हम करवा ही देते हैं ना, कोई सा भी एक करवा दे रहा, जे कोई सा भी एक उठा लें, चलो जे उठा लो, है ना। तो जे एक सवाल, तो क्या हो जाएगा 7 करणी 5, इसको क्या मान लेना आप, A बटा B के रूप में। तो हमें सिर्फ जो करणी के अंदर जो संख्याएं बंद हैं, यहाँ पर जो करणी के अंदर जो संख्याएं बंद हैं, हमें उनको क्या करना है, एक साइड अकेला छोड़ना है, बाकी सबको क्या करना है, दूसरी साइड ले जाना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या छोड़ते हैं, करणी 5 को यहाँ अकेला छोड़ते हैं, करणी 5 यहीं पर रहेगा, जिस 7 जो है गुणा में इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, A बटा B, और जिस 7 गुणा में इस साइड आएगा तो बटे में। तो क्या हो जाएगा, करणी 5 बराबर A बटे 7 धन करणी 5 बराबर A बटा 7 भी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या माना था कि A बटा B, मतलब जी करणी 5 हमने माना था, जी इतना क्या माना था, मान लो जी परिमेय संख्या है तो A बटे B के रूप की होगी। तो A जी क्या होनी चाहिए, A बटा B के रूप की जी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। जी तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, किसके बराबर है, करणी 5 के बराबर है। और हम जानते हैं या फिर अपन सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए, क्या कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब जे भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, जे भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और जी किसके बराबर है, आप इसके बराबर। इसका मतलब है कि 7 करणी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। इसी प्रकार आप जी पूरे सवाल कर लेना।